नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी एल्गोरिदम यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हम लोग यूपीएससी के लिए ऑप्शनल ज्योग्राफी को पढ़ रहे हैं और ऑप्शनल ज्योग्राफी में हम लोग भौतिक भूगोल पढ़ रहे हैं और भौतिक भूगोल के अंतर्गत भू आकृतिक विज्ञान यानी जियोमॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये चीज़ें आप सभी को पता होगा। भौतिक भूगोल के बाद हम लोग मानव भूगोल पढ़ेंगे और उसके बाद भारत का भूगोल, हमारा ऑप्शनल ज्योग्राफी पूरा समाप्त हो जाएगा। तो आप सभी को ये बात पता होनी चाहिए फ्रेंड्स, ये ऑप्शनल ज्योग्राफी का दूसरा वीडियो है। मैंने पहला वीडियो अपलोड कर चुका है, आप लोग जा करके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। और मैं वादा करता हूँ कि ऑप्शनल ज्योग्राफी को मैं इस चैनल पर पूरा पढ़ाने का प्रयास करूँगा। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, आइए अब उस पर बात करते हैं कि आखिर में हम लोग किन किन चीज़ों पर बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंतर्गत। तो यहाँ पर देख लीजिए, टॉपिक लिखा हुआ है मेरे द्वारा, भू आकृतियों के विकास की विधि। भू आकृति का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, भूमि पर जो भी आकृतियाँ दिखाई देती हैं उसी को भू आकृति बोलते हैं। जैसे नदी हो गया, तालाब हो गया, इसके अलावा झरना हो गया जिसको जलप्रपात के नाम से जानते हैं, इसके अलावा पर्वत, पठार, ज्वालामुखी, ये सारे भू आकृतियाँ हैं। ये चीज़ें आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो भू आकृतियों के विकास, विकास का मतलब बनना, यानी नदी, तालाब, झरना, आपको पर्वत, पठार ये कैसे बनते हैं उन्हीं की विधि के बारे में। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि भू आकृतियों के विकास की कौन कौन सी विधि है, उसी के बारे में हम लोग चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी को मैं बता दूं कि भू आकृति के विकास को लेकर के 3 शीर्षकों में हम लोग इसको देखने का प्रयास करेंगे। 3 शीर्षक मतलब 3 टॉपिकों के अंतर्गत 3 अवधारणा है, उसी के अंतर्गत हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। अवधारणा बोलिए, अवधारणा बोल सकते हैं या विचारधारा बोल सकते हैं, जिसमें सबसे पहला है तैथिक कालक्रम, दूसरा है जननिक अथवा विकासवादी विचारधारा और तीसरा है क्षरण विचारधारा। और इस तरीके से यह हमारा वीडियो समाप्त हो जाएगा। तो चलिए हम लोग एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। आप लोग इत्मीनान से पूरे वीडियो को देखिए, आप लोग को बिल्कुल अच्छे तरीके से सारी चीज़ें समझ में आएंगी। इस फिगर में सबसे पहले कुछ चीज़ें देख लीजिए फ्रेंड्स। सबसे ऊपरी परत जो है पृथ्वी का, उसको हम लोग भूपर्पट्टी या क्रस्ट के नाम से जानते हैं। उसके नीचे जो रेड कलर में दिख रहा है उसे मेंटल के नाम से जानते हैं। और बीच में होता है कोर या क्रोड, तो उसको भी 2 भागों में बांटा गया है, बाह्य कोर और आंतरिक क्रोड। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस पिक्चर में। तो ये चीज़ें आप लोग को समझ में आ गया होगा। जो अंदर जब से जैसे पृथ्वी के अंदर केंद्र की तरफ बढ़िएगा फ्रेंड्स, तो टेम्परेचर बढ़ते चला जाएगा और वो जैसे जैसे अंदर जाइएगा पृथ्वी के नीचे, तो पदार्थ जो है वो पाया जाता है गलित अवस्था में। कहने का मतलब क्या है कि मेल्ट होता है, वह गलित अवस्था में मतलब पिघला हुआ होता है। तो ये चीज़ें समझ में आपको आ रहा होगा। अब आइए इन टॉपिक्स को समझिए, आप लोग को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। बिल्कुल इत्मीनान से समझिएगा, सारा चीज़ समझ में आएगा। सामान्यतः फ्रेंड्स, भू आकृतियों का विकास जो है अंतर्जात शक्तियों के प्रभाव से होता है। ध्यान रखिएगा, सामान्यतः भू आकृतियों का निर्माण जो होता है यानी उनका विकास जो होता है वह अंतर्जात शक्तियों के प्रभाव से होता है। ऐसा नहीं है कि बहिर्जात बल उस पर कार्य नहीं करते हैं, लेकिन सामान्य रूप से देखा जाए तो उस पर अंतर्जात शक्तियाँ जो होती हैं वही निर्माण करती हैं भू आकृतियों का। और जो भू आकृति निर्माण होता है अंतर्जात शक्तियों के प्रभाव से, उन भू आकृति पर बाह्य बल कार्य करते हैं और बाह्य बल उस भू आकृतियों के आकार और बनावट में भी परिवर्तन कर देते हैं, यानी दूसरे रूप में उसको बदल देते हैं, यानी फिर से एक नई भू आकृति का निर्माण हो जाता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। तो अंतर्जात शक्तियों में कौन कौन सी चीज़ आती हैं, तो भूकंप, ज्वालामुखी 2 चीज़ आती हैं। तो आप सभी को पता होगा जब भूकंप आएगा तो पर्वतों का निर्माण होता है। इसके अलावा आपको द्वीप, आप लोग जानते होइएगा, द्वीप सागरों के ऊपर जो है द्वीप निकल करके आ जाता है, स्थल भाग उभरा हुआ निकला हुआ दिखाई देता है। जैसे आप सभी को अंडमान निकोबार द्वीप समूह दिख रहा होगा, लक्षद्वीप दिख रहा होगा। लक्षद्वीप तो मूंगा की चट्टानें हैं, तो उस पर हम लोग बात नहीं करेंगे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह आप लोग जो भारत के मैप में देखिएगा तो बंगाल की खाड़ी में आपको देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ें आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आइए इस नोट को देख लीजिए। नोट में मेरे द्वारा लिखा गया है कि अंतर्जात शक्तियों द्वारा निर्मित भू आकृतियों पर नदी, हिमनदी, पवन, भूमिगत जल, महासागरीय तरंगे आदि का प्रभाव पड़ता है। आप लोग बोलिएगा कि अंतर्जात शक्तियों क्या होता है, तो भूमि के अंदर यानी पृथ्वी के गर्भ से जो शक्ति लगती है फ्रेंड्स, उसी को अंतर्जात शक्ति के नाम से जाना जाता है। तो आप सभी को मैंने बताया था कि पृथ्वी के अंदर टेम्परेचर बहुत हाई होता है और वहीं से क्या होता है कि यह पिघला अवस्था में होता है, यानी यह क्या होता है, पिघलित अवस्था में होता है।
तो ये अब ट्रेवल करता है इधर की तरफ। आप कोई चीज़ खोलेगा तो उसमें हलचल तो होगा ही, तो उसी तरीके से होता है, उसी का प्रभाव भूपृष्ठ पर दिखने को मिलता है, तो विभिन्न प्रकार की भू आकृतियां बन जाती है। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये तो नोट आपको समझ में आ गया होगा कि अंतर्जात शक्तियों द्वारा निर्मित भू आकृतियों पर नदी, हिम नदी, पवन, भूमिगत जल, महासागरीय तरंगों आदि का प्रभाव पड़ता है। आप लोग बोलिएगा कैसे प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए अंतर्जात शक्ति द्वारा पृथ्वी के अंतर्जात बल द्वारा क्या होता है कि पर्वत बन जाता है, और उस पर आप बोलिएगा नदी का क्या प्रभाव पड़ता है, तो नदी निकलता है तो नदी कटाव करेगा, नदी कटाव करेगा तो घाटियों का निर्माण करेगा। ये चीज़ समझ गए आप लोग, तो प्रभाव डाल रहा है। हिम नदी कहने का मतलब क्या है, यानी बर्फ का नदी, यानी ग्लेशियर जो जमे होते हैं पर्वतों के ऊपर, वो तो पृथ्वी के ऊपर जब पर्वत होंगे उस पर जब ग्लेशियर होगा तो सूर्य उस पर टेम्परेचर देगा तो गलेगा, और गल करके धीरे धीरे नदियों का निर्माण करेगा, और हिम नदी नीचे लुढ़केगा, सरकेगा, और सरकने के क्रम में जो पर्वत का जो चट्टाने हैं उस पर घिसाव करेगा, तो तोड़ेगा फोड़ेगा, तो उस पर भी प्रभाव डाल रहा है। तो ये चीज़ें समझ में आप लोग को आ गया होगा। अब आइए, अंतर्जात शक्तियों द्वारा निर्मित भू आकृतियों पर बाह्य कारकों का प्रभाव पड़ता है, और इस प्रभाव के कारण भी अनेकों भू आकृतियों का निर्माण होता है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था, आप लोग पिछले वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप लोग देख लीजिएगा किस तरीके से जो आप लोगों को बहिर्जात बल जो काम करते हैं उसके बारे में। आइए कुछ चीज़ों को और देखते हैं। इस चीज़ को अगर आप समझ जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को आप सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पर मैंने लिखा है भू आकृतियों के विकास में पदार्थ का स्थानांतरण होता है लंबवत व पार्श्व दिशा में। लंबवत करने का मतलब मान लीजिए कि दो प्लेटें टकराती हैं तो ये ऊपर उठेगा इस तरीके से। इसको मैं समझा रहा हूँ आसान भाषा में, समझिएगा। इधर से कोई प्लेट आ रहा है, इधर से कोई प्लेट आ रहा है, जब टकराएगा तो ऐसे उठ जाएगा ऊपर की तरफ। तो क्या होगा, नीचे का जो पदार्थ है वो धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, और लंबवत भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है, और दोनों तरफ इधर भी फैला हो रहा है, यानी आधार में भी इसका वृद्धि हो रहा है। मतलब पर्वत का जो आधार होता है, निचला तल होता है, वो भी चौड़ा होगा। तो मतलब कहने का मतलब यह है कि पदार्थों का जो स्थानांतरण होता है वो लंबवत भी होता है और पार्श्व, दोनों दिशा में होता है। पार्श्व का अर्थ होता है साइड, साइड मतलब बगल में। तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा, इसमें कोई आप लोगों को दिक्कत नहीं हुई होगी। ये चीज़ें जरा समझ लीजिए। भू आकृति का जो निर्माण होता है फ्रेंड्स, भू आकृतियों का विनाश, ये दोनों क्रम चलते रहता है, और ये बैलेंस अवस्था में होता है। जैसा कि मैंने दिखाया है ऊपर नीचे, भू आकृति का निर्माण भी होते रहेगा और उसका विनाश भी होते रहेगा। निर्माण किस तरीके से होगा, तो मैंने बताया कि अंतर्जात शक्तियों द्वारा निर्माण होगा। पृथ्वी के ऊपर अंतर्जात शक्तियों द्वारा, यानी अंदर की जो शक्तियाँ होंगी, जो हलचलें होंगी अंदर, जो भी ये पिघलित अवस्था में मैग्मा है पृथ्वी के अंदर, भूगर्भ में मेंटल जिसको कहते हैं, उसको हम लोग मेंटल के नाम से जानते हैं। वह क्या करेगा कि भूपृष्ठ पर अनेकों प्रकार की भू आकृतियों का निर्माण करेगा, और उसके ऊपर भू आकृति जब बनेगा, पर्वत पठार जब बन जाएगा, तो उसके ऊपर क्या होगा, उस पर जलवायु का प्रभाव पड़ेगा, इसके अलावा वर्षा का प्रभाव पड़ेगा, मौसम का प्रभाव पड़ेगा, बहुत सारे प्रभाव पड़ेंगे, सूर्य के ताप का प्रभाव पड़ेगा। तो वो भी कहीं ना कहीं उसको अपघटित करेगा, क्षय करेगा, तो धीरे धीरे वो नष्ट होने लगेगा, और कहीं ना कहीं वो नष्ट हो जाएगा, बिल्कुल मैदान बना देगा। मान लीजिए कि ये पर्वत है, इसको एक बार और समझ लीजिए। मान लीजिए कि यह कोई पर्वत है और इस पर एयर टकरा रहा है, पवन जो है, पवन गतिशील वायु को पवन के नाम से जाना जाता है, तो इस पर एयर टकरा रहा है, धीरे धीरे इसका कटाव कर रहा है, और ये बिल्कुल समतल हो गया। तो सबसे पहले तो पठार का रूप लेगा, और उसके बाद और समतल जब हो जाएगा तो यह मैदान का रूप ले लेगा। तो आप लोग समझ रहे होंगे, लेकिन इसको बैलेंस करने के लिए और कहीं पर भी भू आकृतियों का निर्माण होने लगेगा। जैसे मान लीजिए कि ये कोई यहाँ पर एक डंडा है लंबवत, और उसके ऊपर एक रखा गया है बिल्कुल प्लेन, यानी समतल में, यानी पृथ्वी के पैरेलल रखा गया है तराजू। आप लोग जानते होंगे तराजू, मान लीजिए इसको, इस पे 5 केजी का कोई चीज वस्तु रखा गया है, 5 केजी का, और इस पे 5 केजी का कोई वस्तु लटका दिया गया है, तो ये बिल्कुल साम्य अवस्था में रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जैसे यहाँ पे 6 होने का प्रयास करेगा तो ये हल्का डाउन हो जाएगा। तो उसी तरीके से होता क्या है फ्रेंड्स, पृथ्वी का भी एक आधार तल होता है, उस आधार तल से ऊपर जब कोई भी पर्वत पठार बनता है, ऊपर जैसे ही बनेगा तो नीचे वाला भाग, यहाँ के जो आधार तल है, कहीं से नीचे भी इसके ऊपर जब बनेगा ना, तो नीचे भी इसका कटाव करके नीचे की तरफ जमा होगा। तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस फिगर को जरा समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो भू आकृतियों का निर्माण, भू आकृतियों का विनाश, ये दोनों निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर कुछ फिगर को मैंने बना करके दिखाया, वैसे आप देख लीजिए।
मान लीजिए ये भूभाग का उच्चतम भूभाग है और यह निम्नतम भूभाग है, निम्नतम या न्यूनतम आप बोल सकते हैं, निम्न भाग जो नीचे है। तो अपवर्तन जो होता है फ्रेंड्स ऊपर से नीचे की तरफ होता है और नीचे आकर निक्षेप कर देता है। निक्षेप जैसे हिमालय पर्वत से आपको नदियां निकलती है, आपको पता है, तो निकल कर बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है, तो अपने साथ बहुत सारे अवसादों को लेकर भी जाती है। तो वो क्या करती है, सागर के तल में ले आकर के तलहटी में जमा कर देती है, और जैसे ही तल में जाएगा वो फिर नीचे से आकर के सागर के तल को इम्प्रेस करेगा इधर से, तो इसकी हाइट थोड़ी सी और बढ़ जाएगी। इधर से नीचे जाएगा कटाव करके और इधर से इसको ऊपर उठाएगा, और फिर इधर इसका कटाव होगा, फिर इसके तल में अगर जमा होगा तो यह थोड़ा सा और ऊपर उठ जाएगा। तो यह प्रक्रिया चलते रहता है सर्किल में, एक तरफ से नष्ट होगा तो एक तरफ से बनने का प्रक्रिया भी जारी रहेगा। तो ये चीजें आप लोग समझ गए होंगे। आइए आगे की चीजों को समझ लेते हैं। भू आकृति के विकास की विधि जो है, इसको 3 शीर्षकों के माध्यम से हम लोग समझेंगे, जिसमें सबसे पहला है तैथिक कालक्रम, जिसको कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के नाम से जाना जाता है अंग्रेजी में। दूसरा है जननिक अथवा विकासवादी विचारधारा, जिसे जेनेटिक और इवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट के नाम से जाना जाता है। और तीसरा है क्षरण विचारधारा, जिसको इंग्लिश में इरोजनल कॉन्सेप्ट के नाम से जाना जाता है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। अब आइए तैथिक कालक्रम, जननिक या विकासवादी विचारधारा और क्षरण विचारधारा को समझ लेते हैं। तैथिक कालक्रम का मतलब ये विधियां हैं फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। यह कॉन्सेप्ट दिया गया है किस तरीके से भू आकृतियों की निर्माण की प्रक्रिया है या उनकी विधि कौन कौन सी है, उसी के बारे में हम लोग जान रहे हैं। सबसे पहले तैथिक कालक्रम है, इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के नाम से जानते हैं। तो इसमें मैंने लिखा है फ्रेंड्स कि भू आकृतियों के विकास में समय का योगदान होता है। आप लोगों को मैं जब पढ़ाऊंगा भूगर्भिक इतिहास, तो उसमें मैं बताऊंगा आर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, कैडोनिवियन, इसके अलावा प्री कैम्ब्रियन, आर्डोविशियन, सिल्यूरियन, मतलब कि यह समय में बांटा गया है। पृथ्वी की उत्पत्ति यानी पृथ्वी की जब आयु को देखिएगा ना, तो उसको कई कल्पों में बांटा गया है। उसके कालक्रम के अनुसार शुरू से लेकर के आगे आज तक के जो आप लोग देखिएगा, तो उसको अध्ययन जब किया जाता है, पृथ्वी की आयु का अध्ययन किया जाता है, तो विभिन्न प्रकार के समय में बांटा गया है, क्रमों में बांटा गया है, जिसमें कि अर्ध महाकल्प, कल्प, महाकल्प, इपॉक, एरा, ये सब चीजें देखने को मिलेगा। हम लोग आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। दूसरा क्या है फ्रेंड्स, इसे आप लोग देख लीजिए। भू आकृतियों का विकास कई भूगर्भिक युगों में संपन्न हुआ है, जैसे कि मैंने बताया था आप लोगों को, जैसा कि प्री कैम्ब्रियन है, आर्डोविशियन है, सिल्यूरियन है, इसके अलावा कार्बोनिफेरस है। तो विभिन्न प्रकार के युग आपको देखने को मिलेंगे। प्राचीन चट्टानों की उत्पत्ति निहारिका से या ज्वालामुखी से उत्पन्न हुई है। कहने का मतलब है तैथिक कालक्रम कहता है कि प्राचीन चट्टानों की उत्पत्ति, जो धरती का जो प्राचीन चट्टानें हैं उनकी उत्पत्ति निहारिका से हुई है। निहारिका आप लोग बोलिए क्या है, तो फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा, निहारिका जो होता है फ्रेंड्स आकाश गंगा का धूलकण होता है। आकाश गंगा में बहुत सारे तारे होते हैं, छोटे छोटे सूक्ष्म धूलकण पाए जाते हैं, प्रकाश पाया जाता है, तो ये सारी चीज पाए जाते हैं। तो उसी में एक धूलकण है कौन, पृथ्वी। और पृथ्वी का जो निहारिका जब बन रहा था, तो उसका सबसे बाहरी भाग गैसीय अवस्था में था, लेकिन जैसे जैसे वो ठंडा हो रहा था तो गैस से द्रव अवस्था में आया और द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में आया। तो उसी को ठोस अवस्था में जब जमता है, उसी को निहारिका के नाम से जानते हैं। प्राचीन चट्टानों की उत्पत्ति या निहारिका से ज्वालामुखी की उत्पत्ति, ये चीजें मैंने समझा दिया। अब आइए समझते हैं जननी का तो विकासवादी विचारधारा के बारे में। तो विश्व में जलवायु की भिन्नता के कारण अनेक प्रक्रम सक्रिय हैं, जैसा कि मैंने बताया भी था फ्रेंड्स कि विश्व में अनेक प्रकार की जलवायु पाई जाती है। जैसा कि आप सभी को पता होगा, कहीं उष्णकटिबंधीय जलवायु है, कहीं ध्रुवीय जलवायु है, कहीं पर मध्यम जलवायु है, तो कहीं शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु है। तो ये चीजें आप सभी को पता होगा। तो उन जगहों पर अनेकों प्रकार की भू आकृतियां हैं, तो उन जलवायु का असर पड़ता है। क्या पड़ता है, असर। तो असर पड़ने के कारण जहां पर जैसी जलवायु पड़ेगी तो चट्टानों को नष्ट करेगी, क्षरण करेगी, अपवर्तन करेगी, जैसे यहाँ मैंने लिखा है अपक्षय करेगी, अपवर्तन करेगी, निक्षेप, लास्ट में निक्षेप करेगी। अपक्षय का मतलब कटाव, अपक्षय का मतलब सड़ना, गलना, टूटना, ये सारा चीज हो गया। अपवर्तन का मतलब कटाव होता है, परत दर परत नष्ट करना, उसी को अपवर्तन कहेंगे। जब हवा भी अपवर्तित चीजों को करता है, इसके अलावा द्रव भी अपवर्तित करती है। आपको द्रव कहने का मतलब जल भी अपवर्तन करती है। और जल जब अपवर्तन करती है, नदियां जब अपवर्तन करती है, तो क्या होता है, अपने दोनों किनारों के जो आपको बांध होते हैं उसको कटाव करती है, अपना चौड़ाई मतलब चौड़ा करती है, अपने मार्ग को चौड़ा करते चलती है। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। अब क्षरण विचारधारा समझ लीजिए। तो आधार तल से अधिक अपवर्तन नहीं, कहने का मतलब आधार तल मैंने ऊपर समझाया था, पृथ्वी का एक आधार तल है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पर हिमालय है, इसके नीचे भी इसका बेस होगा, ये जितना ऊपर उठा हुआ है उतना ही नीचे होगा।
यह जितना ऊपर उठेगा उतना ही उसका नीचे होगा। मतलब समझ रहे हैं, ऊपर बैलेंस किया, इस आधार पर बैलेंस किए हुए रहता है। यानी इस पर अगर क्षरण करेगा तो इस पर भी यह धीरे धीरे ऊपर उठने का प्रयास करेगा। कहने का मतलब यह है कि अगर ऊपर से क्षरण होने लगेगा तो ये नीचे से ऊपर की तरफ हल्का हल्का बढ़ने लगेगा, यानी उसकी वृद्धि होने लगेगी। तो आशा करता हूँ ये चीज़ें आप लोग भी को समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, वीडियो आपको ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और बताइएगा कि ऑप्शनल ज्योग्राफी को मैं शुरू से समाप्त करने का प्रयास करूंगा और करने का प्रयास कर ही रहा हूं। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।